भाषा, ठीक है। कल क्या पढ़ा था? भाषा। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होती है देखो। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। बोलने के ठीक है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, ठीक है, ये आता है। मतलब शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप से कैसे बोला जाता है, इन सारे नियमों का ज्ञान होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको व्याकरण क्या है? बताइए, जल्दी बताइए, क्या समझ में आया कि नहीं आया? व्याकरण क्या है? यस मैम, आ गया। ठीक है ना। क्या होता है व्याकरण से? हम क्या सीखते हैं बताओ? किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। ठीक है। अब क्या है? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, ठीक है। दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। ठीक है, व्याकरण के ये 4 अंग होते हैं। ठीक है, यानी कि व्याकरण में पहले वर्णों के बारे में ज्ञान कराया जाता है, फिर शब्दों के बारे में, फिर पदों के बारे में, और फिर इन सबसे वाक्य का निर्माण होता है। तो इन सब के बारे में व्याकरण में बताया जाता है। पहला था अपना वाक्य का अंग वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण व वर्गीकरण का उल्लेख होता है। ठीक है, वर्णों का आकार, उसको कैसे लिखा जाता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, और उसके वर्णों के कितने प्रकार है, मतलब वर्णों से संबंधित सारी जानकारी जो है वो वर्ण विचार के अंतर्गत सिखाई जाती है। ठीक है, दूसरा अपना इसका अंग है शब्द विचार। सॉरी, इसके अंतर्गत क्या होता है? शब्दों की उत्पत्ति, रचना,
भेद व प्रकारों का उल्लेख होता है। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे होती है, उसके प्रकार कितने हैं, भेद कितने हैं, वर्गीकरण कितने हैं, वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, मतलब शब्दों से संबंधित सारी जानकारी शब्द विचार के अंतर्गत बताई जाती है। तीसरा अपना है पद विचार। पद विचार में क्या है, शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया व पद के विभिन्न रूपों का उल्लेख होता है। ठीक है, पद विचार समझ में आ गया सबको। शब्द से पद कैसे बनते हैं और पद के कितने रूप हैं। कितने रूप है पद के बताना जरा, अभी हमने पढ़ा है, बताओ पद के कितने रूप है। नहीं पता किसी को भी? अरे मुंह में क्या बर्फ लग गई, क्या जम गया क्या मुंह तुम्हारा? मैंने कहा कि पद के कितने रूप होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है इससे पहले। अब वो ही नहीं बोलेगा। क्लास में जब तुम बैठे रहोगे ना तो तुम बोलने से मतलब मना करने से भी चुप नहीं होते। यहाँ पर मैं तुमको बोलती हूँ तो तुम लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। किसी को नहीं पता इतने बच्चों में से? बस दिमाग पे जोर डालने की आवश्यकता है, वो हमसे डाला नहीं जा रहा है। अरे भाई हमने अविकारी पद पढ़े कि नहीं पढ़े? यस मैम। तो तुम्हें पता नहीं अविकारी पद के कितने भेद थे? 5। तो फिर बोला क्यों नहीं 5 थे तो? और किसी को नहीं पता कौन कौन से भेद है? बताओ 5 में से कौन कौन से भेद है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इतनी देर से पहले क्यों नहीं बोला, पहले मुझे बताओ। मतलब जब तुमको आता है तो तुमने क्यों नहीं बोला? बोलने में क्या हमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है तुम लोगों को? बेटा क्लास में अब तुम लोग बोल के दिखाना तो मेरे मुंह पर डंडा लगाऊंगी, देखना। मतलब बोलने के लिए कहती हूँ तब नहीं बोलोगे, ठीक है? जब बार बार मना करो कि मत बोलो मत बोलो तब तुम लोग बोलोगे। वेरी गुड। चौथा अपना था वाक्य विचार। इसके अंतर्गत क्या होता है? वाक्य के भेद, संश्लेषण, विश्लेषण, रचना। इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, इसका संश्लेषण मतलब वाक्य को छोटा करना, विश्लेषण उसको बढ़ा देना, उसका अन्वय करना, ठीक है? ये इनका उल्लेख होता है। रचना का उल्लेख होता है, ठीक है? वाक्य से संबंधित सारी जानकारी व्याकरण में दी जाती है। तो व्याकरण और व्याकरण के अंग सब लोगों के समझ में आ गए? यस मैम। ठीक है, ये अपना व्याकरण है। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? जब मतलब मौखिक भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, ठीक है? जब मौखिक भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मुंह से निकलने वाली जो ध्वनियां थी उनके लिए चिन्ह बनाए गए।
मुंह से जो भी ध्वनियां निकलती थी उनके लिए चिन्ह बनाए गए। मैंने लिखा राजकुमारी, ठीक है, मेरे मुंह से ध्वनि निकल रही है राजकुमारी, उसके लिए चिन्ह बना दिया। ऐसे रा लिखो, ऐसे जय लिखो, फिर क, फिर मात्रा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के चिन्ह हो गए, ठीक है। तो जो ये लिखित ध्वनि संकेत चिन्ह है, इनको कहते हैं लिपि। तो मैं क्या बता रही थी कि मौखिक भाषा को जब लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के लिए चिन्ह बनाए गए और इन चिन्हों को ही लिपि कहा गया, ठीक है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, लिखित ध्वनि संकेत चिन्हों को, संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, जो भी ध्वनि संकेत चिन्ह होते हैं उनको जब लिख दिया जाता है तो वो लिपि बन जाती है। सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को, लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। आई बात समझ में? किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को या ढंग को लिपि कहते हैं, सिंपल शब्दों में, सिंपल वाक्य में। और दूसरी परिभाषा, लिखित ध्वनि संकेत चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, भारत की जो प्राचीन लिपियां थी, भारत की सबसे प्राचीन लिपियां वो दो थी। एक थी ब्राह्मी और दूसरी खरोष्ठी। ये भारत की प्राचीन लिपियां थी, ठीक है। और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हम ये भी लिखेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ लिपियां हमारे पास, जैसे हिंदी, मराठी, ये भाषाएं हैं, नेपाली, कोंकणी और संस्कृत, ठीक है। इन सारी भाषाओं की लिपि है देवनागरी। ठीक है, इन सारी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, पता है किसी को? रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी, ठीक है। उर्दू की फारसी, ठीक है। अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है और उर्दू की फारसी है, और बाकी इन भाषाओं की जो है देवनागरी लिपि है। आगे सबके समझ में? ये आपकी सबका कॉपी में होना चाहिए सारा काम, ध्यान रखना, ठीक है। अब देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं। लिपि की कुछ विशेषताएं। सबसे पहली है कि यह दाएं से, सॉरी, यह मतलब बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, से दाईं ओर
लिखी अब क्लास के एंड के टाइम पर कौन आए, किसको याद आई है? एक मिनट एडमिट कर लो इसको। राज लास्ट में जब टाइम पूरा मतलब खत्म हो चुका है तब तुम आए हो। दूसरी लिपि है, दूसरी विशेषता है इसकी, शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा क्या जानते हो तुम लोग? जानते हो क्या शिरोरेखा क्या होती है? नो मैम। शिरोरेखा होती है ये जो ऊपर खींचे जाने वाली लाइन। मैंने लिखा राज, ये मेरा शब्द हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो मैंने ये लाइन खींची है ये है शिरोरेखा, ठीक है। तो हिंदी की देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है। तीसरी विशेषता है वर्णों में स्पष्टता है। ठीक है, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। पांचवी है उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, मतलब जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। छठी है अपनी वर्णों में गोलाई व सुडौलता है। गोलाई मतलब हमारे हिंदी की अधिकतर जो वर्ण है सब में गोल गोल कुछ आता है। तुम कोई सा भी लिख लो व्यंजन, उसमें कुछ ना कुछ गोल आएगा। जैसे ग हमने लिखा ये गोल हो गया, ठीक है। सर लिखा ऐसे आधा गोल हो गया, ऐसे गोल हो गया, ठीक है। मतलब कहीं पर भी क लिखा ये गोल हो गया, फिर ये गोल हो गया, ख लिखा फिर ये गोल हो गया। समझ में आया? और सुडौलता मतलब सुंदरता है, ठीक है। तो सारे वर्ण क्या है, गोलाई से युक्त है और उनमें सुडौलता है। सातवां है अपना अनुस्वार व अनुनासिक। ध्वनियों के लिए, ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। पृथक मतलब अलग से चिन्ह है, पृथक चिन्ह है। अनुस्वार जानते हो ना, ये लगाया और ये ऊपर बिंदी, और अनुनासिक ये चंद्र बिंदु, ठीक है। अनुस्वार इस बिंदु को बोलते हैं और अनुनासिक इस चंद्र बिंदु को बोलते हैं। ध्यान रखना अगर नहीं पता है तो, ठीक है। हाँ, एक विशेषता और 8, यह रोमन लिपि की अपेक्षा, रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। आज ही अपना भाषा, व्याकरण और लिपि का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आपको लिपि की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग, उनके प्रकार, ठीक है ना, उनके अंतर्गत क्या बताया जाता है, ये सब जो मतलब मैंने करवाया है सब आपको याद करना है। आ गई बात सबके समझ में? ठीक है, ओके चलिए बाय बेटा सबको। थैंक यू मैम। मैम एक बार पिछले Thank वाला you, पेज ma'am. निकाल देना।